गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि लोग गुड इवनिंग बच्चे सभी को गुड इवनिंग। हम लोग नाइन्थ क्लास के मैथ्स का सिक्स चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, इसको पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी कि कोणों के प्रकार पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में आप लोगों ने कोणों के प्रकार पढ़ लिए थे कि सर न्यून कोण क्या होता है। सर एक ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, सर वो न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल कहलाता है। सम कोण, सर एक ऐसा कोण जिसका जो मान होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, सर वो क्या कहलाता है, हमारा समकोण यानी कि राइट एंगल कहलाता है। अधिक कोण, सर एक ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी होती है लेकिन पर सर 180 डिग्री से छोटी होती है, सर ये कोण क्या कहलाता है, हमारा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। और हमारे पास में क्या है, रिजिड कोण यानी कि एक क्या है हमारे पास में स्ट्रेट एंगल है, जिसको आप लोग बोलते हो कि सर एक ऐसा कोण जिसका जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, वो रिजिड कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल कहलाता है। एक होता है प्रतिवर्ती कोण यानी कि जिसको आप रिफ्लेक्स एंगल बोलते हो, सर एक ऐसा एंगल जिसका मान 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन पर हमारा कितना होता है, 360 से छोटा होता है, सर वो कोण क्या कहलाता है हमारे पास में, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है यानी कि वो हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। और सर एक होता है हमारे पास में संपूर्ण कोण जिसको हम फुल एंगल बोलते हैं, या फिर फुल एंगल से अच्छा है कि हम उसको क्या बोले, कंप्लीट एंगल। क्या बोले इसको हम, कंप्लीट एंगल। ये जो कंप्लीट एंगल होता है बच्चे कितना होता है हमारे पास में, 360 डिग्री का होता है, वो संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है, फुल एंगल कुछ नहीं होता, वो कंप्लीट एंगल होता है। शायद यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। आपने जीरो एंगल के बारे में सुना होगा, बताइए जीरो एंगल यानी कि शून्य कोण के बारे में सुना होगा। जीरो एंगल यानी कि आप लोगों ने शून्य कोण के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, सर एक ऐसा कोण जिसका मान कितना होता है, सर 0 डिग्री होता है, वो क्या कहलाता है हमारा जीरो एंगल यानी कि शून्य कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी थी और आप लोग सभी के डायग्राम भी जानते हो। भाई आप लोग सभी के डायग्राम जानते हो ना कि भाई जो हमारे पास में सर न्यून कोण होगा यानी कि जो हमारे पास में एक्यूट एंगल होगा, सर हमें ना 90 डिग्री बनाना आना चाहिए, हमें ना सर 90 डिग्री बनाना आना चाहिए। और सर ये हमारे पास में क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है। बच्चे 90 डिग्री हो गया क्या, बताइए क्या 90 डिग्री हो गया, माइक ओपन करके बताइए क्या 90 डिग्री हो गया। यस सर। बच्चे ये भी 90 डिग्री नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के नोट लिख लेना कि सर 90 डिग्री ये अब तक नहीं है जब तक कि आप लोग इस पे क्या नहीं कर दो, ये एक छोटा सा निशान ना लगा दो, अब ये 90 डिग्री है। बोलो अब ये 90 डिग्री है। अगर ये निशान नहीं लगाए तो आप इस एंगल को 90 डिग्री का एंगल नहीं बोल सकते। अगर आपने ऐसे ही एंगल बनाकर छोड़ दिया, अगर आपने ऐसे ही एंगल बनाकर छोड़ दिया तो क्या आप इसे 90 डिग्री रीड करोगे? आप इसे 90 डिग्री रीड नहीं करोगे, ये समकोण नहीं है, ये राइट एंगल नहीं है। कब तक? जब तक कि इसके पास में इस तरीके के निशान ना लगा हो। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, चलिए दूसरा आप लोग जानते हो सर एक्यूट एंगल यानी कि जो हमारे पास में न्यून कोण होता है, सर वो 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है वो? 90 डिग्री से छोटा। यानी कि सर वो एंगल कहां बनेगा जो 90 डिग्री से छोटा होगा? सर वो इस लाइन से, सर वो 90 डिग्री वाली लाइन से कहां बनेगा? सर वो बनेगा हमारी इस तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा। जो 90 डिग्री से बड़ा होगा सर वो उल्टे हाथ की साइड बनेगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि भाई अगर ये एंगल देखा जाए, ये जो अभी हमने एंगल बनाया ब्लैक लाइन से, ये क्या कहलाएगा आपका? न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल कहलाएगा। और सर अगर इसको हम ऐसा ना बना करके, सर अगर हम इसको ऐसा बना दे 90 डिग्री से आगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में? सर ये अधिक कोण कहलाएगा यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? भाई अगर 90 डिग्री से आगे निकल गया तो ऑब्ट्यूस कहलाएगा ना, अधिक कोण। ठीक है, यानी कि तीन एंगल तो आप लोगों को क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, स्ट्रेट एंगल। सर स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कि सर ये वाली लाइन और सर जो दूसरी वाली लाइन होगी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, विपरीत दिशाओं में, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी यानी कि स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और ये एंगल कितना होता है हमारे पास में? 180 डिग्री का। अब बात कर लेते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रिजिड कोण। अब बात कर लेते हैं प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की। सर वो कहाँ दिखेगा? सर वो 180 से बड़ा होता है और सर वो 360 से छोटा होता है। तो बच्चे 180 से बड़ा एंगल, सर 180 तक तो यहाँ होगा, यानी कि सर वो इससे भी आगे जाना चाहिए, यानी कि सर वो क्या होना चाहिए? इससे भी आगे जाना चाहिए। आप कहोगे सर ये रहा वो एंगल जो कि इससे भी आगे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 180 से आगे जा रहा है।
तो बच्चे बताओ क्या ये निशान लगाना सही है? बताइए, क्या ये एंगल आपका प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा? जो निशान हमने लगाया रेड कलर से, बोलिए क्या ये एंगल आपका प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा? अगर कहलाएगा तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करें, और अगर नहीं कहलाएगा तो एन टाइप करें। चलिए, वेरी गुड। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि सर अगर देखा जाए सर ज्यादा एंगल होना होगा, चाहिए हाँ, और बच्चे जो एंगल 360 होगा, से कम होना चाहिए। क्या दोबारा बोलना बच्चे पर? वो 180 से तो ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। हाँ बच्चे, ये तो 180 का भी नहीं है। अगर आप देखो तो ये 180 का भी नहीं है, हाँ क्योंकि सर 180 वही का कब तो, होगा? इसलिए तो सर नहीं ये है। 180 का तब होगा जब ये लाइन यहां पर होगी, और सर ये एंगल जब आप ऐसे मेजर करोगे। कैसे? सर जब आप यहां से यहां तक मेजर करोगे जब 180 होगा। सर ये तो 180 भी नहीं हुआ। सर ये तो 180 भी नहीं हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई रिफ्लेक्स एंगल कहाँ होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल आपको बताना पड़ेगा कि सर ये वाला एंगल होगा, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होगा, ग्रीन वाला जो आपने बनाया। ठीक है, ये प्रतिवर्ती कोण होगा। क्लियर सभी को? ठीक है। अभी हमने बात की थी जीरो एंगल और इसके बारे में, और जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल, यानी कि हमने बात की थी संपूर्ण कोण के बारे में। देखिए, अगर एक लाइन ऐसी थी, समझना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको समझा रहे हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज है पर इंपॉर्टेंट भी। देखिए, अगर हमारे पास में एक लाइन है, ये रही, और आपने इस लाइन के साथ में एक लाइन को पहले यहां रख के देखा, आपका आपने कहा सर अच्छा नहीं लगा, इसको और बड़ा करते हैं। फिर आपने इसको यहां रख के देखा, आप कह रहे हो अच्छा नहीं लगा, फिर आपने और घुमाया, और घुमाते घुमाते आपने इसी लाइन के ऊपर लाकर छोड़ दिया। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, क्योंकि लाइन यहां से घूमकर यहां आई है, ये क्या कहलाएगा? हमारा कंप्लीट एंगल कहलाएगा 360 डिग्री का। ठीक है, चलिए। अब जीरो एंगल क्या होगा? सर जीरो एंगल क्या होगा? लाइन बिल्कुल इसी के जैसी होगी। सर 360 भी वही होगा, और सर जीरो भी वही होगा। कि आपके पास में ये एक लाइन थी और आपने दूसरी लाइन घुमाई नहीं, जस्ट इसके ऊपर रख दी, बिना घुमाए जस्ट इसके ऊपर रख दी, तो एंगल कितना बन गया? जीरो एंगल बन गया। कितना बन गया? 0 डिग्री का। जबकि 360 और 0 डिग्री एक ही चीज है। ठीक है, बट अगर लाइन घूमकर आई है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सर हमारे पास में 360 डिग्री का। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने घर पर थे और आप सारे में घूम करके अपने मामा जी के यहाँ, मौसी जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ घूमकर अपने घर आ गए, तो आपने 360 डिग्री घूमा। आप अपने घर थे सुबह और शाम को भी अपने घर हैं, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, क्योंकि आपने कोई मूवमेंट ही नहीं की है। क्लियर? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब आप लोगों के पास में एक रिकॉल क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कहाँ करोगे? पोल सेक्शन के अंदर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर जितने भी क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं पोल सेक्शन के अंदर आंसर करने होते हैं। तो आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। आप लोग ये मत समझना कि सर मैं टाइप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाएंगे सभी हमें पोल सेक्शन के अंदर सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोग का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है रिकॉल क्वेश्चन के लिए। आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर हो वोट करें। गया सर। ठीक है, करने के बाद आपको बच्चे बताने की जरूरत नहीं है हो गया कि नहीं हो गया, बस आप लोग कर कर छोड़ दीजिए। बाकी तो हम अपने आप पता लगा लेंगे कितने बच्चों ने किया है, कितने बच्चों ने नहीं किया है। ठीक है, चलिए। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? अभी क्लास के अंदर 26 बच्चे प्रेजेंट हैं, जिनमें से अभी 13 बच्चों ने आंसर किया है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही है। बाकी बच्चे एक बार बताइएगा, सभी को आवाज और स्क्रीन आ रही है ना? यस सर। ठीक है, चलिए। तो बच्चे जिसके साथ सर में भी, हमें नहीं आ रही। बच्चे एक काम करिए, ममता स्वामी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, प्लीज आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास में जितना भी नेटवर्क मिलता है वो आपने इधर उधर गेम खेलने में, यूट्यूब चलाने में खत्म कर दिया हो। चलिए, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? अभी क्लास के अंदर बच्चे प्रेजेंट हैं 25, जिनमें से 17 बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो अभी 8 बच्चे बाकी हैं। प्लीज उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोग का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग पोल सेक्शन में जाइए, और पोल सेक्शन में जाने के बाद ये बताइए कि आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो कि कितने बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन में? नो सर। देखो, एक बार यस जाकर सर। देखो। ठीक है, सर देख रहे हैं।
देख पा रहे हो ना? ठीक है। यस सर। अब देखिए ए ऑप्शन Yes, एक sir. बच्चे ने, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग प्लीज माइक बंद रखो, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ए ऑप्शन एक बच्चे ने, बी ऑप्शन एक बच्चे ने, सी ऑप्शन एक बच्चे ने, और डी ऑप्शन 17 बच्चों ने वोट किया है। ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो कोई ना कोई एक ही ऑप्शन सही है। और आप लोगों से पूछा क्या गया है? आप लोगों से पूछा गया है कि सर एक लाइन तो ये रही, और सर एक लाइन ये रही, बताइए इन दोनों लाइनों के बीच में कितने, क्या एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा? अब आप कहोगे कि सर अगर देखा जाए, अधिक कौन? हाँ अगर देखा जाए तो सर इस वाली लाइन के अगर विपरीत दिशा में एक लाइन होती तो सर ये एंगल 180 डिग्री का होता, यानी कि सर जो एंगल बना हुआ है वो एंगल 180 डिग्री से छोटा है, और सर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। सर ये एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। तो एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाता है? आप कहोगे सर वो अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। बोलो क्लियर सभी को? इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक। यानी कि आप कहोगे कि सर इसका ऑप्शन डी सही है। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, ताकि हम लोग फिर आगे चल सकें। जल्दी से टाइप कीजिए वाई कि हाँ सर क्लियर है। चलिए अब आप देखिए आगे, आज अपनी कॉपी के अंदर सभी लोग हेडिंग डाल लो। आज हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार। अब देखो रेखाओं के प्रकार में रेखाएं बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन पर हम लोग कौन कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक पढ़ेंगे समांतर रेखाएं, और एक पढ़ेंगे लंबवत रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन, समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस, और लंबवत रेखाएं यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कशिश, कशिश नाम है शायद आपका, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो कौन सी लाइन होती हैं? सर यदि दो रेखाओं में एक अभनिष्ठ बिंदु, एक उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है एक कॉमन, यानी कि एक कॉमन पॉइंट हो, क्या हो? एक कॉमन पॉइंट हो। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो यानी कि एक कॉमन पॉइंट हो, तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है, ठीक है। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो रेखाएं कैसी कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। क्या कोई बच्चा एग्जाम्पल बता सकता है अपना माइक ओपन करके कि रियल लाइफ में अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं देखा है ऐसा कि जहां दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो? बोलिए। सर जैसे कि वो मेज होती है जिसपे वो क्रॉस वाली होती है एक साइड। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और बताइए भाई, आप लोगों की गलियां होती हैं, और क्या आप लोगों ने देखा है कि गली ऐसा भी होती है कि सर देखिए, मैं तो ऐसे जा रहा था, कैसे जा रहा था सर? ये गली थी, ऐसे जा रहा था, और सर बीच में एक दूसरी गली भी कटी हुई है कुछ इस तरीके से। तो आप क्या कहोगे कि सर ये दोनों गलियां एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों गलियां क्या कर रही हैं? ये दोनों गलियां एक दूसरी गली को क्या कर रही हैं? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं है? बोलो भाई। जैसे कि आपने देखा होगा कैंची, अगर कैंची को देखा होगा तो कैंची भी तो कुछ ऐसी होती है कि एक जुड़ा हुआ पॉइंट होता है इनका। भाई कैसा पॉइंट होता है? एक, आप कहोगे सर इनका कैंचियों का एक पॉइंट जुड़ा हुआ होता है, यहां से हम लोग चला रहे होते हैं और यहां से कैंची कपड़ा काट रही होती है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में अगर देखा जाए तो कैसा पॉइंट है? एक कॉमन पॉइंट है कि नहीं है? बोलो। ठीक है। अरे आपने मैथ की कॉपी तो देखी होगी सर, मैथ में एक लाइन ऐसी होती है, एक लाइन ऐसी होती है, एक सर कट गया लाइन। तो जब भी दो लाइनें इस तरीके से बनी हो कि उनके बीच में एक, बच्चे ये जरूरी है कि उनके बीच में कैसा वनिश पॉइंट है, यानी कि उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है। कैसा है? एक ही कॉमन पॉइंट है। तो क्या कहलाएंगे हमारे पास में? प्रतिच्छेद रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। सर जैसे कि ये मान लेते हैं एक लाइन है L1, सर ये दूसरी लाइन है L2, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बिंदु O पर। तो ये जो बिंदु O है ये क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि कॉमन पॉइंट कहलाएगा। और ये दोनों लाइन L1 और L2 क्या कहलाएंगी? ये दोनों लाइन L1 L2 कहलाएंगे आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्रॉस बीज का उदाहरण हो सकता है, जो कि आपका एक इंग्लिश अल्फाबेट है X। भाई इंग्लिश में आप लोग बड़ी ABCD में X ऐसे लिखते हो ना, तो आप कहोगे कि सर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम दैनिक जागरण में, सॉरी,
दैनिक जीवन में इनके एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें तो सर जैसे कि कैंची हो गया, बिल्कुल बच्ची ने सही बोला था कि सर एक मेज होती है जो क्रॉस के शेप में दिख रही होती है नीचे से। सर ये हाईवे होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं किस चीज के, बोलिए भाई किस चीज के एग्जाम्पल है? इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के एग्जाम्पल है। बोलो इतना क्लियर सभी को? बच्चे माइक ओपन करके रिस्पॉन्स करते रहो, चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स करते रहो, वरना हमें लगेगा, हाँ वरना हमें लगेगा कि हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। जैसे भी आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो तो ऐसे रिस्पॉन्स करते रहो। देखो ऑनलाइन क्लासेस में, अब ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में फर्क क्या होता है? फर्क यही होता है कि सर जब ऑफलाइन हम लोग पढ़ रहे होते हैं स्कूल में तो टीचर के सामने हम लोग दिख रहे होते हैं और टीचर हमारी शक्ल देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं आया है। लेकिन पर जब ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों को कैमरा बंद होते हैं, टीचर हमें देख नहीं सकते, तो हम लोगों को टीचर की बातों का जवाब देना चाहिए कि समझ में आ गया, आगे चले। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसके आगे एक वर्ड और लिख लो सर, जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी एक दूसरे को, जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, वो क्या कहलाती हैं? वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, सर ये रहा एग्जाम्पल, ये वाली जो लाइनें होती हैं सर, ये वाली लाइनें क्या कहलाती है? जैसे कि लाइन मान ली L1, ये लाइन मान ली L2, और सर देखा जाए तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो लाइन L1 और लाइन L2 क्या है? यानी कि रेखा L1 रेखा L2 क्या है? समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। देखो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता है, बट अगर याद रखना चाहो याद रख सकते हो। लेकिन पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है बच्चे हमें याद रखने के लिए? मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि जो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। वो कभी का मतलब है कभी भी नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल। एक बच्चे ने बिल्कुल अच्छा एग्जांपल दिया है कि सर रेलवे ट्रैक, सर जो रेलवे ट्रैक होता है, सर ये रहा रेलवे ट्रैक, सर ये जो रेलवे ट्रैक है ये कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ता है क्या? आप कहोगे सर कैसे मजाक वाली बात कर रहे हो, भाई ये वाला ट्रैक इस वाले ट्रैक के साथ कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि सर इसके ऊपर एक रेल चलती है। क्या चलती है? इसके ऊपर एक रेल चलती है, और सर रेल मोटी और पतली नहीं हो सकती, फिक्स है भाई, रेल की जो चौड़ाई है वो फिक्स है। तो इसलिए इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो सर हमेशा बराबर होगी। क्यों सर? ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि अगर रेलवे ट्रैक ऐसा हो गया, बच्चे बताओ क्या इस पर ट्रेन दौड़ पाएगी? आप कहोगे सर ट्रेन कैसे दौड़ेगी? सर ट्रेन के पहिए ऐसे थोड़ी नहीं है कि सर यहाँ भी चल जाएंगे और यहाँ भी चल जाएंगे, ट्रेन आपस में जाके खत्म हो जाएगी। नहीं बच्चे, ट्रेन खत्म थोड़ी नहीं होगी। तो आप क्या कहोगे कि सर जो रेलवे ट्रैक होता है, जैसे कि आपने कैदियों को देखा होगा जेल के अंदर, भाई जो जेल होती है कैदियों को रखने के लिए, आपने देखा होगा सर वो भी तो ऐसी दिखती है वर्टिकल बार्स। तो सर ये भी क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये भी क्या होते हैं सर? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल रोड के साथ वाली पैरेलल लाइन, बिल्कुल बिल्कुल रोड के साथ वाली जो व्हाइट लाइन होती है वो भी क्या होती है हमारे पास में? एग्जाम्पल होती है समांतर रेखाओं का, पैरेलल लाइंस का। अब आपको एक चीज याद रखनी है बच्चे, याद क्या रखना है? देखिए पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होती है, जो इनके बीच की दूरी होती है, पैरेलल लाइन में इनके बीच की जो दूरी होती है ना वो हमेशा बराबर होगी। जो दूरी यहाँ होगी वही दूरी यहाँ होगी, और वही दूरी क्या होगी? यहाँ पर होगी। अब पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी बराबर होती है, अब दूरी का मतलब समझ लो क्या होता है बच्चे? दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी, यानी कि ऐसी दूरी जो 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाए। आपके मान लो आप घर में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, समझ लो भाई आप मान लीजिए कमरे में बैठे हो। किसमें बैठे हो? कमरे में। ये कमरे का फर्श है, समझते रहना, ये कमरे का फर्श है और ये कमरे की छत है। अगर देखा जाए तो बच्चे कमरे की छत और कमरे के फर्श के बीच में जो दूरी होती है ना हमेशा वो बराबर होती है। सर ये कौन सी दूरी की बात कर रहे हो आप? लंबवत दूरी, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब किसी बच्चे के मन में ऐसा ख्याल आने लगे कि सर मैं तो ऐसा नहीं नापू दूरी, मैं तो सर ऐसा नापूंगा दूरी, लो कि सर मैं तो एक पॉइंट यहाँ रखूंगा दूसरा पॉइंट यहाँ रखूंगा। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर मैं तो और लेटा के नापूंगा। तो बच्चे दूरी नहीं है, ये इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी नहीं है, क्योंकि इन दोनों लाइनों के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी सर? वो इन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी होगी वो लंबवत दूरी होगी जो 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल। लेडर जो सीढ़ी होती है बच्चे, बस सीढ़ी के अंदर आपने देखा होगा थोड़ा सा झुकाव होता है, बट आप एग्जाम्पल ले सकते हो लेडर का भी। आपने देखा होगा सर जो सर लेडर होती है ना वो हर टाइप की आती है। मार्केट के अंदर जाओगे तो सर हर टाइप की लेडर मिलेगी, ऐसी भी लेडर मिलेगी कुछ इस तरीके से जो नीचे से थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी होगी
और ऊपर जाते जाते वो पतली होती चली जाती है, क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती ऊपर। ये जो लैडर होती है बच्चे, ये क्या है, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। अब ये दोनों लाइनें क्या नहीं है, अब ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, क्योंकि सर इन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, चलिए चलें आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको वही चीज समझाएगी है। क्या चीज समझाएगी है कि बच्चे जो पैरेलल लाइंस होती है वो जिंदगी में आगे बढ़ाने पर भी नहीं मिलती। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर ही रहती है। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा सदैव समान बनी रहती है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को। अब आप एक चीज और समझिए, क्या समझना है, देखिए समांतर रेखाओं का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, कि पैरेलल लाइंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बताते हैं कि लाइन पैरेलल लाइन है या फिर ये लाइन पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, देखिए आपने कहा सर मेरे पास में एक लाइन है ए बी, आपने कहा सर मेरे पास में एक लाइन है ए बी, और सर मेरे पास में एक और लाइन है पी क्यू। अगर ये दोनों लाइनें समांतर हैं, अगर ये लाइनें दोनों समांतर हैं, तो बच्चे आपको इस तरीके से निशान लगाना पड़ेगा कि लाइन इसके समांतर है। ठीक है, या फिर आपको डबल एरो लगाने पड़ेंगे बताने के लिए। और लिखा कैसे जाता है, आप लिखोगे सर जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है पी क्यू के, सर जो यूवी लाइन है वो पैरेलल है वाई जेड के। पैरेलल का मतलब होता है सर दो वर्टिकल लाइन, सर पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो वर्टिकल लाइन, सर दो वर्टिकल लाइन। क्लियर, अब इतना बताइए क्लियर है ना सभी को भाई, क्या इतना सभी को क्लियर है। देखिए हमारे पास में एक ये रही लाइन, हम इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, और एक ये रही लाइन क्यू आर। अब देखो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सर पता नहीं ये समांतर है या नहीं, लेकिन पर मान लीजिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये लाइन है एक्स वाई और ये लाइन है पी क्यू, और हम आपको कैसे बताएं कि जो एक्स वाई है वो पी क्यू के पैरेलल है। और बिना लिखे बताना है तो कैसे बताएंगे, जो एक्स वाई है वो पी क्यू के पैरेलल है, यानी कि जो एक्स वाई रेखा है वो पी क्यू के समांतर है, और हमें बिना लिखे बताना चाहते हैं। तो बच्चे हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करने की जरूरत है, सर आप लिखो मत ना, लिखने में तो टाइम लगेगा, आप एक काम करो एरो लगा दो, हम अपने आप समझ जाएंगे कि जो एक्स वाई लाइन है वो पी क्यू के समांतर है। सर एक एरो लगा दो तब भी समझ जाएंगे, और आपका ज्यादा मन कर रहा है तो सर दो एरो लगा दो हम तब भी समझ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो एक्स वाई लाइन है वो पी क्यू के समांतर है। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हमें एक चीज बताओ, आपको कैसे पता लगेगा कि सर एक्स वाई पी क्यू के समांतर है। सर क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि पी क्यू एक्स वाई के समांतर है, तो बच्चे दोनों ही ऑप्शन सही है। आप ऐसे लिखो कि एक्स वाई पी क्यू के समांतर है, चाहे आप ऐसे लिखो कि पी क्यू एक्स वाई के समांतर है, दोनों ही ऑप्शन ट्रू है। जैसे कि आप लोग जानते हो सर 2 गुणा 4 भी 8 होता है, और 4 गुणा 2 भी 8 होता है, सर कुछ भी लिख दो। इसी तरीके से पी क्यू पैरेलल है, सॉरी एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के, या फिर पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए। देखो यहां पर इन्होंने सिर्फ मान लो, क्या मान लें भाई, मान लेते हैं आपको सिर्फ इतना दे दिया जाता, मान लेते हैं आपको सिर्फ इतना दे दिया जाता, और इतना देकर आप लोगों से हम पूछ लें, इतना देकर के हम आप लोगों से पूछ लें, एक सेकेंड रुकिए, इतना देकर के हम आप लोगों से पूछ लें कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भाई 4 ऑप्शन लिख रहे हैं हम, पहला ऑप्शन है, पहला नहीं लिख रहे हैं, ए ऑप्शन लिख रहे हैं कि ए ऑप्शन है हमारे पास है, समझना बताना और कौन सा ऑप्शन सही है। कि सर बच्चे ए ऑप्शन है कि जो ए बी लाइन है वो समांतर है ए सी के। दूसरा ऑप्शन, सर जो ए बी लाइन है वो समांतर है बी डी के। तीसरा ऑप्शन, सर जो ए बी लाइन है वो समांतर है सी डी के। और सर चौथा ऑप्शन कि जो हमारे पास में बी डी लाइन है वो समांतर है ए सी के। बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है क्या, ये बताओ। क्या ए बी समांतर है एसी के, आपने कहा सर ए बी ये रहा और सर ए सी ये रहा, सर एरो तो लग रहा है बच्चे, एरो तो भले ही लग रहा है, लेकिन पर क्या वो एरो सेम दिशा में लग रहा है। आप कहोगे नहीं सर सेम दिशा में तो नहीं लग रहा है, तो आप कहोगे कि सर ए बी समांतर नहीं है एसी के। क्या ए बी समांतर है बी डी के, आप कहोगे सर ए बी पर भी एरो लग रहा है, बी डी पर भी एरो लग रहा है, लेकिन पर क्या ये दोनों एरो सेम दिशा में लग रहे हैं, आप कहोगे नहीं सर सेम दिशा में नहीं है। अब आप कहोगे क्या ए बी सी डी के समांतर है, देख लेते हैं क्या पता हो, देख लेते हैं क्या पता हो। आपने कहा सर ए बी और सी डी बिल्कुल समांतर है, क्योंकि सर इनमें एक एक एरो लगा हुआ है और दोनों सेम दिशा में लगा हुआ है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के।
क्या बीडी पैरेलल है एसी के? आप कहोगे सर दोनों में दो दो एरो लगे हुए हैं, सेम दिशा में लगे हुए हैं, तो ये बता रहा है कि जो बीडी है वो एसी के समांतर है। बोलो इतना क्लियर सभी को? अरे सर बीडी दोबारा भी से तो समझा एसी दो। के समांतर है। बोलिए। सर दोबारा से समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे बच्चे। देखिए, जब भी आप लोगों से ऐसा डायग्राम पूछ लिया जाए, बताइए कौन सी लाइन किसके समांतर है। जब भी आप लोगों को ऐसा डायग्राम देकर पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सी लाइन किसके समांतर है, तो बच्चे आपको ये देखनी होगी लाइनें। भाई देखो, आपको ये बताया गया था समांतर लाइनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, और समांतर लाइन कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराती, ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती। अब हमें ये बताइए, क्या ए बी और एसी एक दूसरे को नहीं काट रही? बोलो, क्या ए बी और एसी दूसरे को नहीं काट रही? आप कहोगे सर काट तो रही है। देखो, ये रही सर ए बी और ये रही एसी, तो सर ये तो टकरा रही हैं, ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो बच्चे समांतर रेखाएं वही होती हैं जो एक दूसरे को कभी ना मिले, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। और सर समांतर रेखाओं को लिखने का तरीका होता है कि सर उन दोनों रेखाओं के बीच में हम दो डंडे लगा देते हैं। तो अब आप कहोगे सर ए बी को अगर देखा जाए, सर अगर ए बी को देखा जाए तो इसके समांतर सी डी होगी। क्यों? क्योंकि सर लिखने का तरीका ही ये है कि उन पे हमें एरो लगाना पड़ता है, और सर इन दोनों के बीच में ए बी और सी डी कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलने वाली। क्या ए बी लाइन, देखिए ये रही ए बी लाइन और ये रही सी डी लाइन, क्या ए बी और सी डी कभी एक दूसरे से मिलेंगी? बोलो, बोलिए भाई, क्या ए बी और सी डी एक दूसरे से कभी मिलेंगी? आप कहोगे सर क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो एक काम करो, अगर आपको यही कहना है कि एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, एरो लगा दो। अब अनपढ़ बच्चा भी समझ जाएगा कि सर ये कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। भाई देखो, अगर आपने एरो नहीं लगाया तो हो सकता है ये आगे जाकर कभी मिल जाए, हमें नहीं पता, क्योंकि आपने इनके ऊपर एरो नहीं लगाया। हो सकता है ये आगे जाके मिल जाए, लेकिन पर अगर आपने इनके ऊपर ऐसे एरो लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि सर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर? भाई अगर दो रेखाएं यस कभी सर। नहीं मिलेंगी तो आपको उनके ऊपर एरो जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी क्लियर है ना सभी को? हाँ, रेलवे ट्रैक पर तो एरो नहीं होता, तो बच्चे रेलवे ट्रैक पर आपको कहाँ बैठाकर बताया जा रहा है कि समांतर रेखाएं हैं? वो तो आपको रियल लाइफ में बताया जा रहा है कि समांतर रेखाओं के बीच में हमेशा दूरी बराबर होती है। तो बच्चे बताओ, कैदियों को कहाँ पढ़ाया जाता है? कैदियों को जेल में रख करके, कि मान लो जेल में जो होती है, जो लगी होती है रोड की, जो लगी होती है, आपने देखा होगा, जिसमें जेल में बच्चों को बंद कर दिया जाता है कैदियों को। तो इनके पीछे मान लो कोई कैदी खड़ा है, तो उसको कौन पढ़ा रहा है कि बताओ ये समांतर रेखाएं हैं कि नहीं? आपको बस समझ में आना चाहिए कि सब समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। क्लियर? तो अब आपको ये पता लग गया कि सर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। क्या दिया गया? आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। अभी कैदी ये थोड़ी नहीं देखेगा कि बताओ इनके ऊपर एरो लगा कि नहीं लगाए, और जाके थानेदार को समझाने लगेगा कि देखो सर इनके ऊपर एरो नहीं है, आपने गलती कर रखी है अपनी जेल के अंदर। बोलो, ऐसा तो नहीं करेगा ना वो। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको रियल लाइफ में एग्जांपल्स देकर समझाया गया है कि देखिए, जो हमारे पास में जो क्रिकेटर खेलते हैं और जो इनकी किल्लियां होती हैं, विकेट जो होती है, उनके बीच में जो दूरी होती है वो बराबर रखी जाती है, यानी कि ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, ठीक है। इनके बीच की दूरी बराबर होती है, इसलिए पैरेलल खड़ी होती है। सर देखा जाए तो ये जो मेट्रो के अंदर जो एक्सीलेटर्स लगे होते हैं स्टेशन पर, सर इनके बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह फिक्स होती है। सर इनके बीच की दूरी क्या होती है? हर जगह फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि सर एक्सेलरेटर एक तो इधर जा रहा है हाथ रखने वाला और एक इधर जा रहा है हाथ रखने वाला, नहीं, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ऐसा नहीं सर ऊपर जाते जाते खत्म ही हो गया, नहीं, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी बच्चे? हमेशा बराबर होगी। तो ये एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। ये दोनों लाइन हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है। बोलो क्लियर सभी को कि सर जहां पर भी दो लाइनों के बीच की दूरी कैसी हो? बराबर हो, वो क्या कहलाएगी? हमारी पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, ठीक है, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हें लंबवत रेखाएं यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। यानी कि एक चीज अपनी कॉपी में स्टार बना के लिख लेना। क्या लिख लेना? नोट लगा के लिख लेना स्टार। इससे जो लंबवत रेखाएं होती हैं, क्या वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं? बताइए, क्या लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं? बोलिए, क्या लंबवत रेखाएं
बोलिए, आप लोग बोलिए आंसर। क्या लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं? ठीक है, वेरी गुड। क्या लंबवत रेखाएं, क्या लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं? आप कहोगे हाँ सर। सर लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। क्या लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं? आप कहोगे हाँ सर, लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक है। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि सर वो प्रतिच्छेद भी कर रही हैं, और प्रतिच्छेद कुछ इस तरीके से कर रही हैं बच्चे, वो प्रतिच्छेद भी कर रही हैं, प्रतिच्छेद कुछ इस तरीके से कर रही हैं कि उन दोनों रेखाओं के बीच में, भाई आपने कहा सर एक रेखा तो ये रही मेरे पास L1, और सर दूसरी रेखा मेरे पास में ये रही L2, और ये दूसरे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सर ये दोनों रेखाएं कैसी कहलाएंगी? लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। कैसे कहलाएंगी बच्चे? लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। बोलो क्लियर सभी को? एक बच्ची ने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है सर, जैसे कि दीवार का कोना। सर मेरे कमरे में एक दीवार है जो कि ऐसी है, और सर मेरे कमरे में एक और दीवार है, क्योंकि एक दीवार से तो कमरा बनेगा नहीं सर, जो कि ऐसी है। और सर ये दीवार इस दीवार के साथ में क्या कर रही है बच्चे? प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद करने के बाद में कैसा एंगल बना रही है, कैसा कोण बना रही है? सर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है। तो जो हमारी दीवारें होती हैं, जो कोना बनता है वहां पर एक 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप कह सकते हो कि सर ये वाली दीवार इस वाली दीवार के साथ में कैसी है? लंबवत रेखा के जैसी है। क्लियर? चलिए, तो आप लोगों को इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जब दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है तो वो लंबवत रेखाएं कहलाती है। ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया गया, अब यहाँ पर जरूरी है कि लंबवत रेखाओं का निरूपण, कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सर आपने हमें समांतर रेखाओं को लिखना सिखाया, जैसे कि सर ए बी समांतर है पी क्यू के, आपने सर हमें समांतर लिखना सिखाया। तो सर लंबवत रेखाओं को कैसे लिखेंगे? सर लंबवत रेखाओं को लिखने के लिए हमें उल्टा टी फॉर टाइगर उल्टा चाहिए। क्या चाहिए? टी फॉर टाइगर उल्टा चाहिए। जैसे कि आप कहोगे सर एक रेखा है L1 ए बी, और सर जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है किस पर? पी क्यू पर। बोलो, पढ़ने का तरीका समझ में आया आपको? कि सर जो ए बी है वो परपेंडिकुलर, उल्टा टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कि सर जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। बोलो इतना क्लियर सभी को? बच्चे रिस्पॉन्स करते रहो। इतना क्लियर ना कि ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर? सर देखा जाए, सर देखा जाए अगर ये एग्जांपल देखें हम लोग, समझना, अगर ये एग्जांपल देखें हम लोग, बताइए, अगर मान लीजिए ये रेखा हमारे पास में पी क्यू है, और ये वाली रेखा हमारे पास में एक्स वाई है। समझना बच्चे, बहुत जरूरी चीज है। देखिए, मान लेते हैं लाल वाली रेखा पी क्यू है, और जो काली वाली रेखा है वो एक्स वाई है। तो बच्चे बताइए, क्या पी क्यू, क्या पी क्यू परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, या फिर क्या एक्स वाई परपेंडिकुलर है पी क्यू पर? बोलो, ये पहला ऑप्शन है और ये दूसरा ऑप्शन है, बोलो कौन सा सही है? पहला सही है तो आप लिखना पहला ट्रू, दूसरा सही है तो लिखना दूसरा ट्रू। अगर पहला फॉल्स है तो लिखना पहला फॉल्स, और दूसरा फॉल्स है तो लिखना दूसरा फॉल्स। क्या आप पी क्यू परपेंडिकुलर है एक्स वाई के? लिखने का तरीका समझ गया ना? ऑप्शन पहला ट्रू तो 1t, पहला फॉल्स तो 1f, दूसरा ट्रू तो 2t, सर दूसरा फॉल्स तो 2f, और ये सर 2 है कहां? सर ये रहा। बताइए, क्या पी क्यू परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, या फिर एक्स वाई परपेंडिकुलर है पी क्यू पर? बोलिए। बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा? ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता है रिप्लाई देने में। बच्चे क्यों लगता है रिप्लाई देने में टाइम, ये बताओ। टाइम लगता है क्या रिप्लाई देने में? बोलो, अब तक रिप्लाई नहीं दिया। आपने ये तो लिखकर भेज दिया कि सर थोड़ा टाइम लगता है रिप्लाई देने में, पर आपने आंसर लिखकर नहीं भेजा। अब बोलो क्या समझे हम? कि आप टाइपिंग तो कर सकते हो, लेकिन पर आप सही जवाब टाइप नहीं कर सकते, ये समझे? भाई आपसे बोला गया था सिर्फ आपको 2t या 1t लिखकर भेजना है, और आपने इतना बड़ा सेंटेंस लिखकर भेज दिया। तो आपने आंसर तो अब भी नहीं भेजा बच्चे, हम तो आपका कमेंट देख रहे हैं जतिन। चलिए कोई बात नहीं। अब जतिन ने सही आंसर भेजा है, ठीक है, कि सर पहला ट्रू। अब आप हमें बताइए, आपको कुछ चीज बताई थी हमें,
अरे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि क्या ये 90 डिग्री का कोण है, याद आएगा होगा आपको, बोलो क्या ये 90 डिग्री का कोण है? आप कहोगे सर 90 डिग्री का हम इसको जब तक नहीं बोल सकते जब तक यहाँ पर ये निशान ना लगा हो। अरे बच्चे आप इसको परपेंडिकुलर जब तक नहीं बोल सकते जब तक यहाँ 90 डिग्री का एंगल ना बना हो। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाकर दिखाएंगे तभी आप बोल पाओगे कि पी क्यू क्या है बच्चे, तभी आप बोल पाओगे कि जो पी क्यू है वो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है और एक्स वाई पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। याद रखना 2 गुणा 4 भी 8 होता है और 4 गुणा 2 भी 8 होता है। अब आप पी क्यू को बोलो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है, चाहे आप एक्स वाई को बोलो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, दोनों बात एक ही है। सर ये तब तक परपेंडिकुलर नहीं मानी जाएंगी जब तक कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिखाया नहीं जाएगा। अगर 90 डिग्री का कोण दिखाया जाएगा तो परपेंडिकुलर है, और अगर 90 डिग्री का कोण नहीं दिखाया जाएगा तो रेखाएं कैसी हैं सर? वो लंबवत रेखाएं नहीं है सर, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं सर? जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो बच्चे यहाँ पर 90 डिग्री तो है ही नहीं। आप कहोगे कि सर ये एग्जाम्पल है प्रतिच्छेदी रेखाओं का, लेकिन पर अगर यहीं पर 90 डिग्री का कोण लगा दिया तो सर अब ये एग्जाम्पल है लंबवत रेखाओं का। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सारांश समरी क्या है हमारे पास में, समरी ये है कि सर समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस किनको कहते हैं? सर पैरेलल लाइंस लिखते कैसे हैं ये समझो। मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो हम लिखेंगे L1 समांतर है L2 के, या फिर L2 समांतर है L1 के। सर एग्जाम्पल 4 गुणा 2 भी 8 होता है और 2 गुणा 4 भी 8 होता है। सर अगर एक लाइन दूसरी के समांतर है तो यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है। प्रतिच्छेदी रेखाएं सर जो इंटरसेक्ट करते हैं, इनको लिखने का कोई तरीका नहीं है स्पेशल, इनको लिखने के लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तब हम बोलते हैं कि सर L1 उल्टा टी, उल्टा टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सर L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, या फिर L2 परपेंडिकुलर है L1 पर। हमें याद ये रखना है कि सर समांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए उनके ऊपर एरो लगाना पड़ता है। सर समांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए उनके ऊपर एरो का लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये दोनों L1 और L2 एक दूसरे के समांतर है? आप कहोगे नहीं पता, लेकिन पर जैसे ही एरो लगा दिया अब पूछें क्या L1 L2 समांतर है, अब आप कहोगे हाँ सर L1 L2 तो समांतर है। बोलो क्लियर सभी को? चलिए अगर इतना क्लियर है सभी को तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद में आप सभी को आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। और आप लोग जानते हो सर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारा चैट सेक्शन बंद कर देना चाहिए, तो हमने बंद कर दिया, वजह आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए पूछा गया निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? बताइए, जो नीचे कुछ रेखाएं दिख रही हैं बताओ इनमें से परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? चलिए अभी 23 बच्चे प्रेजेंट हैं और 6 बच्चों का आंसर आ गया है, यानी कि अभी 17 बच्चे बाकी हैं आंसर के बिना। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को ज्यादा टाइम लगे, हम आपको ज्यादा टाइम देंगे भी नहीं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे क्वेश्चंस का आंसर जल्दी जल्दी देने की कोशिश करना। ठीक, चलिए कीजिए सॉल्व। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से, नीचे जो आपको ABCD 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है लंबवत रेखाओं के लिए, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 11 ही बच्चे बाकी हैं, यानी कि अभी 50% बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए अब ये सवाल इतना बड़ा तो है नहीं, आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2। अभी तक सिर्फ 14 बच्चों ने, 14 बच्चों ने आंसर किया है। कितने में से? 23 बच्चों में से, 22 बच्चों में से मान लो, अभी 8 बच्चे बाकी हैं। प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये मत सोचो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लीज आप अपना आंसर जरूर वोट करें। अगर आप लोगों को टाइम दिया जाता है तो प्लीज आप उसे इस्तेमाल क्या करें। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं,
उन 8 बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा ये बताइए कि क्या आप लोगों को पोल सेक्शन में रिजल्ट दिखाई दे रहा है? बोलिए भाई, माइक ओपन करके बोलो ताकि लगे कि बच्चे अभी क्लास में। ठीक है, ए ऑप्शन 6 बच्चों ने दिया है और बी ऑप्शन 8 बच्चों ने दिया है। बोलो ऐसा ही है ना? ऐसा ही दिख रहा है ना सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि पहले तो ये देखो सर, 22 में से 14 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, और उनमें भी देखो सर लगभग लगभग 50% बच्चे इधर वोट कर रहे हैं और कुछ बच्चे इधर वोट कर रहे हैं। भाई आप लोगों को क्या समझाया गया था? लंबवत रेखाएं। आप लोगों ने आज 3 ही टॉपिक पढ़े थे सर, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। सर यहाँ एरो लगा हुआ है तो यानी कि सर ये L1 है, ये L2 है, तो आप कहोगे सर L1 समांतर है L2 के। बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? पैरेलल है, समांतर है। सर ये L1 है, सर ये लाइन L2 है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और सर 90 डिग्री दिख रहा है। आप कहोगे सर ये रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर। बोलो समझ में आया लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? बोलिए क्या क्लियर है लंबवत रेखाएं कौन सी है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी सही है, लंबवत रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और ये वाली रेखाएं कुछ नहीं है, ये L1 है, ये L2 है, सिर्फ ये एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आप कहोगे सर ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। बोलो क्लियर सभी को? ये इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक, चलिए यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और आप लोग जानते हो क्वेश्चन ऐसे आते हैं आप लोगों के सामने जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी वैसे ही आंसर क्या करो, एकदम सीरियस होके सही आंसर करना है। पहले बताओ कौन कौन बच्चा देखता है कौन बनेगा करोड़पति? जब आता था, जब देखते थे कि नहीं देखते थे? कोई नहीं देखता था? सच्ची में कोई नहीं देखता था? चलिए कोई बात नहीं, हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। आप लोगों ने नाम तो सुना है ना कौन बनेगा करोड़पति का, या नहीं सुना है बताओ? या यस सर, वेरी सुना गुड। है। यस सर। तो है, सुना तो है। चलो ये भी सुना है। बताओ कौन से एक्टर यानी कि कौन से हीरो खिलाया करते हैं इसके अंदर? बताओ। सलमान खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। ठीक है, यानी कि आप लोग जग रहे हो अभी। चलिए आप लोगों से पूछा गया निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल लाइंस? कि बताइए इनमें से कौन सी रेखा समांतर रेखा है। ठीक है, और अभी तक कितने बच्चों ने आंसर किया है? सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है। बड़ी शर्म की बात है, आप लोग कौन बनेगा करोड़पति में भी आंसर नहीं कर रहे हो। मैंने कर दी। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने समझाया था आप लोगों को। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए अब आपके ऑप्शंस लॉक कर दिए जाते हैं, अब कोई भी बच्चा अपना वोट नहीं कर पाएगा। और अभी आप हमें बताइए कि क्या आप लोगों को आंसर्स दिखाई दे रहे हैं पोल सेक्शन के अंदर? यस सर। ठीक है, एक बच्चे ने ए ऑप्शन, 2 बच्चों ने बी ऑप्शन, एक बच्चे ने सी ऑप्शन और 12 बच्चों ने डी ऑप्शन। ठीक है, तो आप कहोगे सर 12 बच्चों ने डी ऑप्शन और 2 बच्चों ने बी ऑप्शन, ए ऑप्शन एक बच्चे ने और सी ऑप्शन एक बच्चे ने। देखिए कितने बच्चों ने आंसर किया है? 12 तो 14 15 16, शायद गलत कर दिया क्या मैं? 16 बच्चों ने आंसर दिया। हाँ 16 बच्चों ने आंसर दिया। ठीक, चलिए कितने बच्चे प्रेजेंट हैं वो भी जान लीजिए। सर बच्चे हमारे पास में प्रेजेंट है अभी 21 में से 16 बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए और देखते हैं कि कितने बच्चों का सही है और कितने बच्चों का गलत है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 आंसर तो नहीं हो सकते ए बी सी डी, कोई एक ही सही होगा। कोई बच्चा समझाना चाहता है माइक ओपन करके? ये बताओ पहले, कोई बच्चा समझाना चाहता है क्या माइक ओपन करके?
भाई समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, क्या कोई बताना चाहता है किसी को? आप कहोगे जो एक दूसरों को कभी ना मिले। हाँ, जो कभी ना मिले। सर देखा जाए, सर देखा जाए ये तो पहले से मिली हुई है, सर ये भी मिली हुई है, और सर ये मिलती हुई जा रही हैं, अगर इनको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये मिल जाएंगी। लेकिन पर सर इनको कितना भी आगे पीछे बढ़ा लो ये कभी नहीं मिलेंगी। सर इनको आप कितना भी आगे पीछे बढ़ा लो सर ये कभी नहीं मिलेंगी। इनके बीच की जो दूरी बराबर है। और सर हमें तो कुछ मतलब नहीं है, हमें तो साफ साफ एक चीज से मतलब है। सर लाइन के ऊपर एरो लगे हुए हैं, यानी कि ये L1 है, ये L2 है, और L1 समांतर है L2 के। क्लियर सभी को? बोलिए, इतना क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी सही है कि सर समांतर रेखाएं कौन सी हैं? सर डी ऑप्शन वाली रेखाएं समांतर रेखाएं। ठीक, चलिए अब हम देखो, एक युवराज सिंह के नाम से बच्चा अब क्लास ज्वाइन कर रहा है, बताओ युवराज सिंह को कुछ जरूरत है पढ़ने की? युवराज सिंह तो वैसे भी क्रिकेटर थे। ना सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? और हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और हमने आपका कर दिया है पोल सेक्शन ऑन। तो एक सेकंड, पोल सेक्शन ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग क्या करें, अपना आंसर बनाइए और जल्दी से क्या कर दीजिए बच्चे, अपना आंसर बनाकर रख लीजिए, और जैसे ही पोल सेक्शन ऑन हो जाए आप लोग उसके अंदर अपना आंसर लिख कर भेज देना। ठीक है, चलिए चलिए पोल सेक्शन ऑन हो गया है, तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से भेज सकते हैं पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए भेजिए। भाई लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है ये बताओ, लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? तो आप लोगों को बोलना नहीं है माइक ओपन करके, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ बताना है कितने डिग्री का होता है, वो भी पोल सेक्शन में। देखिए कितने बच्चों ने आंसर कर लिया है। अभी तक 15 बच्चे आंसर कर चुके हैं, वेरी गुड, काफी अच्छी स्पीड है इस बार आंसर करने की। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अभी वैसे कितने बच्चे बाकी हैं? अभी क्लास के अंदर 22 बच्चे हैं, और 15 बच्चों ने आंसर किया, अभी 7 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स उन 7 बच्चों के लिए। देखो युवराज सिंह आए और बैट घुमाकर चले गए, यानी कि कुछ पोल सेक्शन में कांड करके गए होंगे, उल्टा सीधा ऑप्शन लगा करके। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बताइए क्या आप लोगों को दिख रहा है कि कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है? पोल सेक्शन, सर बी में 10। यस सर। ठीक है। ए ऑप्शन 1 बच्चे ने, बी ऑप्शन 10 बच्चों ने, सी ऑप्शन 2 ने, और डी ऑप्शन 3 ने। ठीक है, ये 10 बच्चों ने, ये 1 बच्चे ने, ये 2 बच्चों ने, और ये 3 बच्चों ने। टोटल 10, दोबारा 3 15 और 1 16 बच्चों ने आंसर किया है। टोटल 16 बच्चों ने आंसर किया है, और क्लास के अंदर बच्चे कितने परसेंट हैं? अभी 21 22 थे। ठीक है, चलो 22 मान लेते हैं क्योंकि युवराज सिंह अपना आंसर देकर गए हैं भाई। ठीक है, चलिए अब देखो आप लोगों को कितनी बार बताया गया है कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन सही नहीं होते, एक ही ऑप्शन सही होता है। और आप लोग जानते हैं लंबवत रेखाएं, भाई जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कितने डिग्री पर, कितने एंगल पर? आप कहोगे सर इसकी तो डेफिनेशन में आता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो सर वो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। तो सर यहाँ पर 90 डिग्री का बनना जरूरी है, और सर इसको हिंदी में 90 डिग्री बोलते हैं लिखने में। सर ये L1 है और ये L2 है, लिखा जाता है कि सर L1 उल्टा T, यानी कि सर L1 परपेंडिकुलर है L2 पर। तो सर परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पर। बोलो इतने क्लियर सभी को कि सर इसका बी ऑप्शन सही है? बोलिए क्लियर ना सभी को? बोलो भाई, माइक ओपन करके बोलो। यस सर। ठीक है, यस बोल दिया करो। ठीक है, यस चलिए सर। चलिए ठीक है। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सब चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नुपुर मैम के साथ। नुपुर मैम आपको पढ़ाएंगी